इंडियन हिस्ट्री में कुछ ही लोग टीपू सुल्तान जितना अटेंशन पाते हैं। वो साउथ इंडिया में किंगडम ऑफ मैसूर के राजा थे। उनका नाम आज भी गूंजता है और अक्सर उनके फेमस नाम टाइगर ऑफ मैसूर के साथ। ये टाइटल सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये उनकी जबरदस्त हिम्मत और फॉरेन पावर्स के खिलाफ उनके लगातार विरोध को दिखाता था। वो बढ़ती हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़े थे। उनकी कहानी बहादुरी, इनोवेशन और आजादी की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट की है। एक ऐसी कहानी जो आज भी बहुत लोगों को फैसिनेट करती है। टीपू सुल्तान की इंपॉर्टेंस उनकी मिलिट्री ताकत से कहीं ज्यादा थी। वो एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे, एक विजनरी जो अपने किंगडम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शुरू किए। उनकी कोशिशें मैसूर को मजबूत करने और उसकी सॉवरेंटी को बचाने की थीं। इंडिया में लेट 18th सेंचुरी बहुत उथल पुथल का दौर था। रियासतें पावर के लिए लड़ रही थीं और यूरोपियन कंपनीज अपना थेबथेबा बनाना चाहती थीं। इस उथल पुथल के बीच टीपू सुल्तान ने एक अलग रास्ता बनाया। ब्रिटिश एम्पायर की ताकत को जबरदस्त हिम्मत से चैलेंज किया। वो बहुत लोगों के लिए रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए। उनका राज हालांकि काफी छोटा था, सब कॉन्टिनेंट पर एक गहरी छाप छोड़ गया। वो जॉर्ज वॉशिंगटन और नेपोलियन बोनापार्ट के जमाने के थे। उनकी तरह वो भी अपनी जमीन पर बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते थे। उनकी लड़ाइयों और पॉलिसीज पर यूरोप में भी करीब से नजर रखी जाती थी। ब्रिटिश उन्हें इंडिया में अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानते थे। वो उनकी स्ट्रेटेजिक समझ और अपनी फोर्सेस को इंस्पायर करने की एबिलिटी को पहचानते थे। टीपू सुल्तान को समझना इंडियन हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट थियोर को समझने के लिए जरूरी है। एक ऐसा वक्त जब सब कॉन्टिनेंट की किस्मत दांव पर लगी थी। ये वीडियो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी राजा की लाइफ के बारे में गहराई से बताएगा। हम उनके शुरुआती सालों और उनके पावर में आने के बारे में जानेंगे। हम उनके मिलिट्री इनोवेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देखेंगे। हम उनकी लड़ी हुई बड़ी लड़ाइयों और कल्चर में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर नजर डालेंगे। आखिर में हम उनकी लास्टिंग लेगेसी और वो क्यों आज भी डिबेट और एडमिरेशन का सब्जेक्ट बने हुए हैं, इस पर विचार करेंगे। उनकी कहानी सिर्फ जीती और हारी हुई लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे राजा का सबूत है जिसने एक आजाद और खुशहाल मैसूर का सपना देखने की हिम्मत की। एक ऐसा सपना जिसका पीछा उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक किया। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 को थीवनहल्ली में हुआ था। यह शहर आज के बेंगलुरु, कर्नाटका के पास है। उनके पिता हैदर अली थे, एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर जो मैसूर के डी फैक्टो रूलर बने। उनकी मां फातिमा फख्र उन्निसा थी। बहुत कम उम्र से ही टीपू को लीडरशिप के लिए तैयार किया गया था। उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन मिली जो उनके जमाने के कई राजकुमारों से काफी अलग थी। उनके करिकुलम में वॉरफेयर, डिप्लोमेसी, मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स शामिल थे। वो कनाडा, पर्शियन और उर्दू समेत कई लैंग्वेजेस में भी माहिर थे। हैदर अली ने टीपू की सोच और स्किल्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने ये पक्का किया कि उनके बेटे को बहुत कम उम्र से ही प्रैक्टिकल मिलिट्री ट्रेनिंग मिले। टीपू अपनी टीनेज से ही अपने पिता के साथ मिलिट्री कैंपेन्स पर जाते थे। बैटलफील्ड का ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बहुत कीमती था। उन्होंने स्ट्रैटेजी, लॉजिस्टिक्स और कमांड की कला सीखी। उन्होंने वॉरफेयर की मुश्किलों और डिसिप्लिन और इनोवेशन की इंपॉर्टेंस को देखा। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनमें मिलिट्री मामलों की गहरी समझ पैदा की जो उनके राज्य की पहचान बनी। उनके पिता का देर बार सीखने और एम्बिशन की जगह थी। मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा टीपू को अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल विचारों से भी रूबरू होने का मौका मिला। उनके ट्यूटर्स बहुत विद्वान थे जिन्होंने उन्हें कई तरह के सब्जेक्ट्स से मिलवाया। न्यू टेक्नोलॉजीज और वेस्टर्न साइंस में उनकी गहरी दिलचस्पी पैदा हुई। ये क्यूरियोसिटी बाद में उनके कई इनोवेशंस में दिखी। अपने जमाने के कई लोगों के उलट टीपू ट्रेडिशनल तरीकों से खुश नहीं थे। वो हमेशा सुधारने और मॉडर्नाइज करने के तरीके ढूंढते रहते थे। उनकी एजुकेशन ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग और दुनिया भर के नए आइडियाज के लिए खुलेपन का मिक्सचर थी जो उनके पिता की थियोरदर्शिता का सबूत था। उनके बचपन का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी बहुत असरथियर था। साउथ इंडिया आपस में मुकाबला करते किंगडम्स और बढ़ते यूरोपियन इन्फ्लुएंस का एक मोज़ेक था। मराठास, हैदराबाद के निजाम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सभी बड़े प्लेयर्स थे।
टीपू गठबंधनों और दुश्मनी के इस पेचीदा खेल को देखते हुए बड़े हुए। वो समझते थे कि मैसूर का सर्वाइवल उसकी ताकत और अडेप्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये शुरुआती साल अपने काबिल पिता की देखरेख में और एक चैलेंजिंग पॉलिटिकल माहौल के बीच टीपू सुल्तान को वैसा डिटर्मिन्ड और इनोवेटिव लीडर बनाया जैसे वो आगे चलकर बने। टीपू सुल्तान को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में उनके पायोनियरिंग एफर्ट्स के लिए खूब जाना जाता है। वो समझते थे कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड यूरोपियन आर्मीज, खासकर ब्रिटिश का मुकाबला करने के लिए उन्हें इनोवेट करने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ यूरोपियन टैक्टिक्स को कॉपी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन्हें अडेप्ट किया और बेहतर बनाया। उन्होंने एक वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और मॉडर्न आर्मी बनाने पर फोकस किया। उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था फैथुल मुजाहिदीन नाम का मिलिट्री मैनुअल बनाना, जिसका मतलब है पवित्र योद्धाओं की जीत। इस मैनुअल में उनकी आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशन के बारे में डिटेल में बताया गया था, जिसमें डिसिप्लिन और कोऑर्डिनेटेड मैन्यूवर्स पर जोर दिया गया था। उनकी इन्फेंट्री कुशून नाम के फॉर्मेशंस में ऑर्गेनाइज थी, जो यूरोपियन ब्रिगेड्स की तरह थे। इन यूनिट्स को मॉडर्न फायर आर्म्स, जिसमें फ्लिंटलॉक मस्केट्स भी शामिल थीं, इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। टीपू ने मैसूर के एंथर इन हथियारों को बनाने के लिए आर्मरीज और फैक्ट्रीज बनाई। इससे फॉरेन सप्लायर्स पर उनकी निर्भरता कम हुई। उन्होंने अपनी कैवलरी पर भी बहुत ध्यान दिया, ये पक्का करते हुए कि वो तेज और एसरथियर हों। लेकिन ये उनकी आर्टिलरी थी, खासकर रॉकेट्स का इस्तेमाल, जिसने उनकी आर्मी को सबसे अलग बनाया। उन्होंने लगातार आर्टिलरी फायर के साइकोलॉजिकल और फिजिकल इंपैक्ट को पहचाना। ये सबक उन्होंने यूरोपियन टैक्टिक्स को देखकर सीखा था। हथियारों के अलावा टीपू सुल्तान ने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया। उन्होंने अपने पूरे किंगडम में मौजूदा किलों को मजबूत किया और नए किले बनवाए। ये किले मॉडर्न आर्टिलरी का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए थे। उनकी कैपिटल सेरिंगपाटम को एक जबरदस्त किले में बिठेल दिया गया था। उन्होंने मैसूर के कोस्ट लाइन और ट्रेड रूट्स की हिफाजत के लिए एक छोटी लेकिन असरथियर नेवी भी बनाई। वो सी पावर की इंपॉर्टेंस समझते थे, एक ऐसा एरिया जिसे उस जमाने के इंडियन रूलर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते थे। एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस सिस्टम के लिए उनका विजन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वाकई अपने वक्त से बहुत आगे था। इसके अलावा टीपू ने अपनी मिलिट्री रैंक्स में इनोवेशन की स्पिरिट को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स को नई टेक्निक्स सीखने के लिए इंकरेज किया। वो मेरिट और स्किल की कदर करते थे, लोगों को सिर्फ उनके खानपान के बजाय उनकी एबिलिटीज के आधार पर प्रमोट करते थे। इस अप्रोच ने एक जातीय प्रोफेशनल और मोटिवेटेड फाइटिंग फोर्स बनाने में अहम मदद की। उनकी आर्मी ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल ताकत और मॉडर्न यूरोपियन मिलिट्री साइंस का मिक्सचर थी। इस यूनिक कॉम्बिनेशन ने मैसूरियन आर्मी को उन सबसे जबरदस्त थीसी फोर्सेस में से एक बनाया जिनका सामना ब्रिटिश ने इंडिया में किया, जो उनके फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच का सच्चा सबूत था। शायद टीपू सुल्तान के मिलिट्री इनोवेशंस में सबसे फेमस था उनका मैसूरियन रॉकेट्स का बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इस्तेमाल। हालांकि रॉकेट्स इंडिया में पहले भी इस्तेमाल होते थे, टीपू और उनके पिता हैदर अली ने उन्हें सुधारकर एक जबरदस्त हथियार बना थिया। ये कोई मामूली पटाखे नहीं थे, ये आयरन केस रॉकेट्स थे जिनकी रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा थी, कभी कभी तो 3 किलोमीटर तक होती थी। आयरन केसिंग की वजह से गन पाउडर प्रोपेलेंट का ज्यादा कंप्रेशन होता था, जिससे रेंज लंबी और थ्रस्ट ज्यादा पावरफुल होता था। यह उस जमाने के यूरोपियन रॉकेट्स के मुकाबले एक बड़ा एडवांसमेंट था, जो अक्सर पेपर या पेस्टबोर्ड के बने होते थे। मैसूरियन रॉकेट्स आमतौर पर स्टेबिलिटी और गाइडेंस के लिए लंबे बैम्बू पोल्स या तलवारों से जुड़े होते थे। उन्हें बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया जाता था। अक्सर टीपू की आर्मी में स्पेशलाइज्ड रॉकेट कॉर्प्स थेवारा दुश्मन सैनिकों, खासकर कैवलरी और इन्फेंट्री फॉर्मेशंस पर इन उड़ते हुए खौफ का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट काफी ज्यादा था। रॉकेट्स का शोर, धुआं और अनप्रेडिक्टेबल रास्ता पैनिक और गड़बड़ी पैदा कर सकता था। हालांकि हमेशा सटीक नहीं, दूर तक एक्सप्लोसिव्स या आग लगाने वाले मटेरियल्स पहुंचाने की उनकी एबिलिटी उन्हें बैटलफील्ड पर एक कीमती एसेट बनाती थी। ब्रिटिश फोर्सेस ने अक्सर इन हथियारों की इफेक्टिवनेस और इनसे पैथिया होने वाले खौफ को डॉक्यूमेंट किया है। 1780 में सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हुई बैटल ऑफ पोलिलोर एक खास मिसाल है, जहां मैसूरियन रॉकेट्स ने क्रूशल रोल निभाया।
उनके डिप्लॉयमेंट से कर्नल विलियम बेली की लीड वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों में काफी कंफ्यूजन और नुकसान हुआ। रॉकेट्स ने ब्रिटिश फॉर्मेशंस को तोड़ने में एम्प्टीड की, जिससे मैसूर की डिसाइसिव जीत हुई। इस सक्सेस ने रॉकेट टेक्नोलॉजी में टीपू के भरोसे को और मजबूत किया। उन्होंने उनके डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना जारी रखा। अपने रॉकेटमैन, जिन्हें जॉर्जेट्स कहा जाता था, के लिए डेडिकेटेड वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए। माइसोरियन रॉकेट्स का असर इंडिया से बाहर तक फैला। 1799 में सेरिंगापटम के पतन के बाद ब्रिटिश ने बड़ी संख्या में इन रॉकेट्स को कब्जे में ले लिया। विलियम कॉन्ग्रेव ने उनकी स्टडी की, जिन्होंने फिर ब्रिटिश मिलिट्री के लिए कॉन्ग्रेव रॉकेट डेवलप किया। ये रॉकेट्स बाद में नेपोलियनिक वॉर्स में इस्तेमाल किए गए, जिसमें कोपेनहेगन पर बमबारी और बैटल ऑफ बाल्टीमोर शामिल हैं, जिसने अमेरिकन नेशनल एंथम में रॉकेट्स रेड ग्लेयर लाइन को इंस्पायर किया। इस तरह टीपू सुल्तान के इनोवेशन ने इनडायरेक्टली ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया, जो टाइगर ऑफ मैसूर के लिए एक शानदार लेगेसी है। सेक्शन 5, शुरुआती टकराव, एंग्लो मैसूर वॉर्स की शुरुआत। एंग्लो मैसूर वॉर्स 18वीं ST के थेउसरे हिस्से में साउदर्न इंडिया में लड़ी गई 4 लड़ाइयों की सीरीज थी। ये वॉर्स मुख्य रूप से किंगडम ऑफ मैसूर, जिस पर हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान का राज था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच थीं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1767 से 1769 तक हुई, इस लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। हैदर अली, एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रिटिश के लिए एक जबरदस्त दुश्मन साबित हुए। उन्होंने तेज कैवलरी मूवमेंट्स और एसर थियर गेरिला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिससे कंपनी की फौजें अक्सर चौंक जाती थीं। टीपू, जो तब जवान ही थे, ने इस वॉर के दौरान अपने पिता के साथ लड़ते हुए अपनी शुरुआती मिलिट्री एक्सपीरियंस हासिल की। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान टीपू ने कम उम्र में ही अपनी पहली बड़ी मिलिट्री टुकड़ी को कमांड किया। उन्होंने अपनी मिलिट्री समझ और बहादुरी के शुरुआती संकेत दिखाए। हैदर अली की फौजों ने ब्रिटिश कंट्रोल्ड इलाकों में काफी अंतर तक घुसपैठ कर ली, यहां तक कि मद्रास, जो अब चेन्नई है, को भी खतरा पैथिया कर दिया। ब्रिटिश लॉजिस्टिकल चैलेंजेस और हैदर के लगातार दबाव का सामना करते हुए आखिरकार शांति के लिए मजबूर हो गए। 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास ने वॉर खत्म की, ज्यादातर मैसूर के हक में शर्तों पर। इसमें किसी तीसरे पार्टी के हमले की सूरत में आपसी एमठेद की शर्त थी, एक ऐसी शर्त जिसे ब्रिटिश बाद में पूरा नहीं कर पाए। पहली और तीसरी वॉर के बीच के थ्योर में मैसूर ने हैदर अली के तहत अपनी पावर मजबूत की। टीपू मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में एक्टिव रूप से शामिल रहे। उन्होंने अपने पिता की लीडरशिप और चल रही पॉलिटिकल साजिशों से कीमती सबक सीखे। ट्रीटी ऑफ मद्रास के मुताबिक मराठा हमले के खिलाफ मैसूर का साथ न देने की ब्रिटिश नाकामी ने गहरा अविश्वास बोध किया। इस विश्वासघात ने हैदर अली और टीपू की कंपनी के प्रति दुश्मनी को और हवा दी। वो ब्रिटिश को एक अविश्वसनीय और विस्तारवादी पावर के रूप में देखने लगे, जिसका हर कीमत पर विरोध किया जाना जरूरी था। जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1780 से 1784 तक हुई, शुरू हुई, तो टीपू एक अनुभवी कमांडर थे। उन्होंने कई अहम लड़ाइयों में सेंट्रल रोल निभाया। बैटल ऑफ पोलिलोर में उनकी जीत, जहां उन्होंने कर्नल बेली की फौजों को बुरी तरह हराया, एक बड़ी अचीवमेंट थी। इस बैटल ने उनके टैक्टिकल स्किल्स और मैसूरियन रॉकेट्स की इफेक्टिवनेस को दिखाया। वॉर बहुत मुश्किल थी, जिसमें किस्मत दोनों तरफ भी खेलती रही। इसी संघर्ष के दौरान दिसंबर 1782 में हैदर अली का देहांत हो गया। टीपू सुल्तान फिर जीते थे पर बैठे। उन्हें विरासत में एक युद्धधरत किंगडम और ब्रिटिश के खिलाफ रेजिस्टेंस की लेगेसी मिली। सेक्शन 6, मैसूर के सुल्तान राज और प्रतिरोध। 1782 में अपने पिता की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने बड़ी आसानी से मैसूर और उसकी जबरदस्त आर्मी का कंट्रोल संभाल लिया। वो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीचों बीच थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनकी लीडरशिप को फौरन टेस्ट किया गया, लेकिन वो अपने पिता जितने ही काबिल और डिटरमिन्ड साबित हुए। उन्होंने जोर शोर से वॉर जारी रखी, सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए और कई सेक्टर्स में ब्रिटिश फोर्सेस को डिफेंसिव पर रखा। उन्होंने ब्रिटिश का मुकाबला करने के लिए दूसरी इंडियन पावर्स और फ्रांस जैसे फॉरेन नेशंस के साथ अलायंसेस बनाकर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग दिखाई।
सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर आखिरकार 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ खत्म हुई। ये ट्रीटी खास है क्योंकि ये उन आखिरी मौकों में से एक थी जब किसी इंडियन पावर ने ब्रिटिश को अपनी शर्तें मनवाईं। ट्रीटी में जीते हुए इलाकों और युद्धे धबंधेयों की आपसी बहाली की बात कही गई थी। टीपू के लिए ये एक बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इसने मैसूर की ताकत और उनकी खुद की अथॉरिटी को फिर से पक्का किया। लेकिन 18वीं अस्थि के इंडिया के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल माहौल में शांति हमेशा नाजुक थी। टीपू जानते थे कि ब्रिटिश ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठेंगे और उन्होंने अपने किंगडम को फ्यूचर के झगड़ों के लिए तैयार किया। सुल्तान के तौर पर टीपू ने मैसूर को मजबूत करने के लिए बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। उन्होंने अपने पिता की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की पॉलिसी जारी रखी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी को सुधारने पर भी फोकस किया। वो समझते थे कि एक मजबूत स्टेट के लिए सिर्फ एक पावरफुल आर्मी से ज्यादा की जरूरत होती है। उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन के नए सिस्टम शुरू किए, ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और यहां तक कि एक स्टेट रन ट्रेडिंग कंपनी बनाने की भी कोशिश की। उनकी कोशिशें मैसूर को सेल्फ रिलायंट और खुशहाल बनाने की थी ताकि वो बाहरी खतरों का बेहतर तरीके से सामना कर सके। वो एक हैंड्स ऑन रूलर थे जो अपने किंगडम के रोजमर्रा के मामलों में गहराई से शामिल रहते थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 1792 तक एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस बार गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस की लीड में ब्रिटिश ने मराठास और हैदराबाद के निजाम के साथ एक पावरफुल कोalition बनाया। टीपू बहादुरी से लड़े, लेकिन उनकी संख्या कम थी और उन्हें मात दी गई। वॉर का अंक उनकी कैपिटल सेरिंगापाटम की घेराबंदी में है। जबरदस्त मुश्किलों का सामना करते हुए टीपू को अपने आधे इलाके ब्रिटिश और उनके साथियों को सौंपने पड़े। उन्हें एक बड़ा हर्जाना भी ठहरना पड़ा और सबसे अपमानजनक बात, पेमेंट होने तक अपने थियो बेटों को हॉस्टेजेस के तौर पर सौंपना पड़ा। ये हार एक बड़ा झटका थी, लेकिन इससे उनका हौसला नहीं टूटा। सेक्शन 7, बैटलफील्ड से परे एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक विजन। टीपू सुल्तान का राज सिर्फ लड़ाइयों से ही नहीं पहचाना जाता। वो एक तेज एडमिनिस्ट्रेटर थे जिनके पास मैसूर के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक क्लियर विजन था। उन्होंने जमीन में बड़े सुधार किए जिनका मकसद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और किसानों को उनका सही हिस्सा दिलाना था। उन्होंने लैंड रेवेन्यू का एक नया सिस्टम शुरू किया जो सख्त होते हुए भी किसानों को बिचौलिए टैक्स कलेक्टर्स के शोषण से बचाने की कोशिश करता था। उनकी गवर्नमेंट सीधे किसानों से जुड़ती थी, शुगर केन और सिल्क जैसी कैश क्रॉप्स की खेती को बढ़ावा देती थी। एग्रीकल्चर पर यह फोकस मैसूर की इकोनॉमी की रीढ़ बना। वो ट्रेड और इंडस्ट्री के बड़े समर्थक थे। टीपू ने कारखाना नाम से कई स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस शुरू किए जो शुगर, पेपर, ग्लासवेयर और हथियारों समेत कई चीजें बनाते थे। वो स्टेट रेवेन्यू बढ़ाने और फॉरेन गुड्स पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोडक्शन और ट्रेड को कंट्रोल करने की इंपॉर्टेंस समझते थे। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत दूसरे देशों के साथ डायरेक्ट ट्रेड लिंक्स बनाने की कोशिश की। पेर्शिया और ऑटोमन एम्पायर में अपने थ्यूत भेजे। उन्होंने यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज की तर्ज पर एक मैसूरियन ट्रेडिंग कंपनी बनाने की भी कोशिश की। टीपू की खास इकोनॉमिक पहलों में से एक थी सेरिकल्चर को बढ़ावा देना, यानी सिल्क प्रोडक्शन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना। मैसूर सिल्क आज भी अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है और इसकी शुरुआत उनके राज के दौरान की गई कोशिशों से जोड़ी जा सकती है। उन्होंने शहतूत के पौधों की नई किस्में शुरू की और किसानों को सिल्क फार्मिंग करने के लिए इनकरेज किया। इस इंडस्ट्री ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और स्टेट के खजाने में बड़ा योगदान दिया। उनका डिटेल पर ध्यान सिक्कों तक गया, जहां उन्होंने अपनी सॉवरेंटी और मॉडर्नाइज करने के जोश को दिखाते हुए नए डिनोमिनेशंस और डिजाइन शुरू किए। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया। उन्होंने सड़कों, पुलों और इरिगेशन सिस्टम्स, जिसमें तालाब और नहरें शामिल थीं, के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में इन्वेस्ट किया। इन प्रोजेक्ट से ट्रेड में आसानी हुई, एग्रीकल्चरल आउटपुट बेहतर हुआ और मिलिट्री मूवमेंट्स में अहमियत मिली। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट था, जिसमें अथॉरिटी की क्लियर लाइंस थीं। हालांकि उनके तरीके कुछ हद तक ऑटोक्रेटिक हो सकते थे, उनका मेन गोल मैसूर स्टेट को मजबूत करना और वहां के लोगों की लाइफ को बेहतर बनाना था।
उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एक ऐसे रूलर को दिखाते हैं जो कई मायनों में अपने वक्त से बहुत आगे थे। सेक्शन 8, एक कॉन्टेस्टेड फिगर, कल्चर, फेथ और डिप्लोमेसी। कल्चर और रिलीजन को लेकर टीपू सुल्तान की लेगेसी कॉम्प्लेक्स है और हिस्टोरियंस के बीच अक्सर इस पर डिबेट होती है। वो एक पक्के मुसलमान थे और उनके पर्सनल फेथ ने उनकी कुछ पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने मुस्लिम स्कॉलर्स और इंस्टीट्यूशंस को संरक्षण दिया, लेकिन दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज, खासकर हिंदूज और क्रिश्चियंस के साथ उनके इंटरैक्शंस एक मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। रिकॉर्ड्स हैं कि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को ग्रांट्स और गिफ्ट्स दिए, जिसमें मशहूर श्रृंगेरी शारदा पीठम भी शामिल है, जब उसे मराठा घुड़सवारों ने लूट लिया था। उन्होंने श्रृंगेरी शंकराचार्य का आशीर्वाद मांगा और मंदिर को रिस्टोर करने में मदद की, जो कुछ हद तक रिलीजियस टॉलरेंस या कम से कम पॉलिटिकल समझ थ्योरी को दिखाता है। इसके उलट कुछ अकाउंट्स भी हैं, खासकर ब्रिटिश कॉलोनियल सोर्सेज और उनके जीते हुए इलाकों जैसे कोर्ज और मालाबार से, जो उन्हें एक रिलीजियस उत्पीड़क के तौर पर दिखाते हैं। ये नैरेटिव्स उन इलाकों में फोर्स कन्वर्जन्स और मंदिरों और चर्चों को तोड़ने की बात करते हैं, जिन्होंने उनके शासन का विरोध किया था। इन थियावों का क्रिटिकली एनालिसिस करना जरूरी है, वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट और सोर्सेज के बायसेस को ध्यान में रखते हुए। मिसाल के तौर पर, जीते हुए विथिक्रोही इलाकों में की गई कार्रवाइयां अक्सर सजा, थीने और अथॉरिटी जाहिर करने के लिए होती थीं, जो उस जमाने के शासकों में आम बात थी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। उनकी पॉलिसीज शायद रिलीजियस विश्वास, पॉलिटिकल जरूरत और मिलिट्री स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन से चलती थी। कल्चर के क्षेत्र में टीपू सियाखने और कलाओं के संरक्षक थे। उनका दरबार स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्टिजन्स को अट्रैक्ट करता था। वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान थे, किताबों में गहरी दिलचस्पी रखते थे और उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हजारों किताबें थीं। उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, जो कई इंडियन दरबारों में एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर की लिंगुआ फ्रांका थी, लेकिन उन्होंने कनाडा को भी सपोर्ट किया। उनकी एस्थेटिक समझ उनके महलों और पब्लिक बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर और डिजाइन में झलकती थी, जिसमें अक्सर टाइगर मोटिफ, उनका पर्सनल सिंबल, शामिल होता था। उन्होंने एक नए कैलेंडर और वेट्स एंड मेजर्स के नए सिस्टम्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया। उनके डिप्लोमेटिक प्रयास बहुत ज्यादा थे, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की उनकी समझ को दिखाते हैं। उन्होंने न सिर्फ दूसरी इंडियन पावर्स के साथ, बल्कि फ्रांस, ऑटोमन एम्पायर और अफगानिस्तान जैसे फॉरेन नेशंस के साथ भी अलायंसेस बनाने की कोशिश की। उन्होंने इन दरबारों में अपने दूत भेजे, ब्रिटिश के खिलाफ सपोर्ट पाने की उम्मीद में। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। हालांकि फ्रेंच एम्थिड आखिरकार उनकी किस्मत भी झेलने के लिए काफी नहीं साबित हुई। ये डिप्लोमेटिक कोशिशें मैसूर को ग्लोबल स्टेज पर एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनाने की उनकी एम्बिशन और ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ उनके संघर्ष में साथियों की उनकी लगातार तलाश को दिखाती है। सेक्शन 9, आखिरी मुकाबला और स्थायी विरासत। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में हार एक झटका थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने अगले कुछ साल अपनी ताकत फिर से बनाने में बिताए। वो जानते थे कि ब्रिटिश के साथ एक और टकराव होकर रहेगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में शुरू हुई। इस बार गवर्नर जनरल रिचर्ड वेल्सली के तहत ब्रिटिश टीपू को हमेशा के लिए खत्म करने पर तुले हुए थे। उन्होंने फिर से एक बड़ी कोअलिशन फोर्स इकट्ठी की, जिसमें हैदराबाद के निजाम भी शामिल थे। टीपू अपनी जानी पहचानी बहादुरी से लड़े, लेकिन हालात उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। ब्रिटिश फोर्सेस ने उनकी कैपिटल सेरिंगापाटम की घेराबंदी कर ली। सेरिंगापाटम की घेराबंदी बहुत जोरदार और खूनी थी। टीपू सुल्तान ने अपनी फौजों को सामने से लीड किया, उन्हें अपने शहर की रक्षा करने के लिए इंस्पायर किया। एक जांबाज डिफेंस के बावजूद ब्रिटिश ने आखिरकार 4 मई 1799 को शहर की दीवारों को तोड़ दिया। शहर के अंदर मची अफरा तफरी और घमासान लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे गए। कहा जाता है कि वो आखिरी दम तक लड़े, सरेंडर करने से इनकार कर दिया। उनकी मौत ने मैसूर के रेजिस्टेंस का अंत कर दिया और उनके किंगडम पर ब्रिटिश का असरतीय कब्जा हो गया, जिन्होंने फिर वोडेयार डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में नाम मात्र के शासकों के तौर पर बहाल कर दिया। टीपू सुल्तान की लेगेसी बहुआयामी है और आज भी डिस्कशन और इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट बनी हुई है। इंडिया में बहुतों के लिए उन्हें एक बहादुर फ्रीडम फाइटर, एक देशभक्त के रूप में याद किया जाता है,
जिसने कॉलोनियल रूल का जमकर विरोध किया। उनके मिलिट्री इनोवेशंस, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और एक मजबूत आजाद मैसूर के उनके विजन के लिए उनकी तारीफ की जाती है। रॉकेट टेक्नोलॉजी का उनका इस्तेमाल और अपने स्टेट को मॉडर्नाइज करने की उनकी कोशिशें उनके प्रोग्रेसिव आउटलुक का सबूत मानी जाती हैं। वो एंटी कॉलोनियल संघर्ष के एक आइकॉन बने हुए हैं, जबरदस्त मुश्किलों के सामने हिम्मत का सिंबल। लेकिन उनकी इमेज बिना कंट्रोवर्सी के नहीं है। कुछ हिस्टोरिकल नैरेटिव्स, खासकर वो जो कॉलोनियल अकाउंट्स या उन इलाकों के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लुएंस हैं जिन्होंने उनके मिलिट्री कैंपेन्स का सामना किया, उन्हें एक बेरहम तानाशाह और एक रिलीजियस कट्टरपंथी के तौर पर दिखाते हैं। इन अलग अलग व्यूज में तालमेल बिठाने के लिए उनके जमाने और उनके राज की मुश्किलों की एक न्यूआंस्ड समझ जरूरी है। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस के बावजूद इंडियन हिस्ट्री पर टीपू सुल्तान का असर अनडिनाएबल है। वो उन सबसे जबरदस्त दुश्मनों में से एक थे जिनका सामना ब्रिटिश ने इंडिया को जीतने में किया। उनकी कहानी एक चैलेंजिंग थ्योर और रेजिस्टेंस की कभी न खत्म होने वाली स्पिरिट की एक पावरफुल याद दिलाती है। और भी अमेजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने और ऐसे ही इंपॉर्टेंट हस्तियों के बारे में गहराई से जानने के लिए रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचें।